हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। टॉप 20 सीरीज में अगला जो वीडियो है हमारा पार्ट 7, इसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो सिंचाई के प्रमुख साधन हैं उनके बारे में। प्रमुख रूप से बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। इसके बाद एक अगला जो पार्ट हमारा आएगा उसमें हम जो मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं, इससे काफ़ी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसी ऐसी परियोजनाएं जो आपने नाम ही नहीं सुने होंगे, तो जब वो एग्जाम में देखने को मिलती है तब हमें समझ में आता है कि ये परियोजना भी मध्य प्रदेश में है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो है वो हम नदी घाटी परियोजना में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रमुख रूप से सिंचाई के बारे में बात करेंगे और टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं, ये सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इससे संबंधित कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कर सकते हैं। ये नंबर सिर्फ व्हाट्सएप रहेगा आपका। ये सारी टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल हैं, ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। ये अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं। मार्च 2020 तक का करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अप्रैल का मैं जस्ट काम स्टार्ट कर रहा हूं, तो अप्रैल का भी आपको करंट अफेयर जल्दी ही मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भूमिगत जल का दोहन होता है। तो सर्वाधिक भूमिगत जल का जो दोहन होता है वो होता है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। देखिए ये जो हालांकि क्या रहता है, आर्थिक सर्वेक्षण जो आता है उसमें थोड़ा सा चेंज होता रहता है। तो बाकी ये है, ये जनरल बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक भूमिगत जल का दोहन है वो इंदौर में होता है। एक्चुअल में इंदौर के साथ साथ हमारा जो उज्जैन जिला है, इसके साथ साथ हमारा मंदसौर, ये 5 जिले हैं एक्चुअल में, और आपका रतलाम और आपका शाजापुर, ये 5 जिले हैं जहां पर भूमिगत जल का दोहन सर्वाधिक होता है। आप देख सकते हैं ये सारे जो जिले हैं कहाँ के हैं, ये सारे जिले हैं मालवा के। ठीक है, मालवा के पठार में सारे जिले स्थित हैं आपके। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखो कि भूमिगत जल का दोहन ज्यादा होने के कारण इन 5 जिलों को काला जिला, ब्लैक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ब्लैक डिस्ट्रिक्ट किसे कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजना का प्रथम उदाहरण। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो अब यहाँ पे भूमिगत जल दोहन की हमने बात करी है, तो एक और चीज जान लो कि सबसे कम भूजल का जो भंडार है वो कहाँ पर है। सबसे कम भूजल का जो भंडार है वो है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में। ठीक है, आपको पता होगा वहां पे कुछ पानी के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर वहां पे बनाए गए हैं। आपने जीके अगर एमपी का पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो आपको वहां का आइडिया होगा कि वहां पे भूमिगत जो नहरें हैं वो बनाई गई थी मुगल काल में या उससे पहले। ठीक है, क्योंकि वहां पे नहीं था तो इधर उधर से पानी लेके आते थे, जैसे नर्मदा का पानी या ताप्ती नदी का पानी वहां पे लेके आए वो, तो भूमिगत नहरें वहां पे उन्होंने पहले से बनाए रखी थी। ठीक है, तो भूजल जो है, भूजल का भंडार सबसे कम बुरहानपुर जिले में है और सबसे अधिक जो भूजल है वो है आपका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। ठीक है, ये भी ध्यान रखो, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में ये है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजना का प्रथम उदाहरण पगारा बांध कहाँ स्थित है। देखिए पगारा बांध जो है वर्ष 1927 में ये बनाया गया था और मध्य प्रदेश में जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनका पहला उदाहरण यही है। मतलब मध्य प्रदेश की पहली जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, मतलब पहला जो डैम है वो आप ये मान सकते हैं। ठीक है, 1927 में ये बनाया गया था मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में। ठीक है, ये ध्यान रखें, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न है, पालकमती सिंचाई टैंक कब बनाया गया था। पालकमती सिंचाई टैंक जो है ये बनाया गया था 1933 में और मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है, ठीक है, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला जो है वो आपका ये है। सिंचाई के लिए टैंक या बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर हैं वो इस तरीके से बनाए जाते थे। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, 1936 में मुरम नाला, ठीक है, मुरम नाला, मैंने आपको मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं उसमें भी इसके बारे में बताया था कि मुरम नाला आपका कहाँ पर है। तो ये मुरम नाला जो है वो है आपका कहाँ पर, बालाघाट जिले में। ध्यान रखें, बालाघाट जिले में है आपका मुरम नाला। तो ये 1936 में मुरम नाला बनाया गया था। 1933 में रायसेन जिले में पालकमती सिंचाई टैंक जो है वो बनाया गया था। इसके बाद फिर 1940-44 के आसपास आपका जो है एक शाक आसन परियोजना बनाई गई थी। शाक आसन परियोजना, इसके साथ साथ काकेतो परियोजना,
ठीक है, ये मान लो मैं आपको एक तरीके से इनका इतिहास बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में जो सिंचाई परियोजना है उनका विकास किस प्रकार से हुआ। एक हार्शी परियोजना जो है ये भी बनाई गई थी, इसके अलावा तिघरा डैम जो है ये भी बनाया गया था। ठीक है, तिघरा डैम एक्चुअल में ये है। ठीक है, कहाँ पर है आपका, ये है आपका मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की कुल सिंचाई क्षमता है। देखिए मध्य प्रदेश की अगर कुल सिंचाई क्षमता की बात करते हैं तो 30.25 लाख हेक्टेयर जो टोटल कुल सिंचाई क्षमता है वो मध्य प्रदेश की है। डिस्ट्रिक्ट वाइज इरिगेशन परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं कि जिला से संबंधित कहाँ कितना इरिगेशन जो है वो मध्य प्रदेश में होता है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान रखें जो ये आपका डिंडोरी जिला आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल लाइट ब्लू से इसको बनाया गया है। लाइट ब्लू के बाद फिर आपका ये हल्का जो लाल रंग है ये बनाया गया है। तो ये डिंडोरी जिला है, सबसे कम परसेंट यहाँ पर सिंचाई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है वो कौन सा है, वो दतिया जिला है। ध्यान रखें कौन सा जिला है, दतिया जिला है। हालांकि चेंज होता रहता है, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण की अभी की बात करें हम 2018-19 की, तो ग्वालियर जिला इसमें आ गया है। ठीक है, तो दतिया जिला जनरली माना जाता है। और सबसे कम जो सिंचाई है वो कहाँ पर होती है, वो मध्य प्रदेश की डिंडोरी में होती है। दतिया जिले में करीब 65% के समथिंग होता है, लगभग 66 के समथिंग है। और अगर हम बात करते हैं डिंडोरी जिले में, तो डिंडोरी जिले में करीब 0.58% जो है ये है। हालांकि डिंडोरी में भी हाल ही में कुछ परियोजनाएं भी बनाई गई हैं, तो थोड़ा बहुत ही परसेंटेज बढ़ गया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1% के समथिंग, मतलब 1% से कम ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो रेड हल्का लाल रंग से आपको जो मैप में दिखाई दे रहे हैं इनकी शहडोल और अनूपपुर की अगर हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा मैप पुराना है, थोड़ा सा जो परसेंटेज है वो हो सकता है बढ़ गया हो, लेकिन इससे आपको एक बेसिक आइडिया ये लग जाएगा कि कहाँ पर जो इरिगेशन है वो ज़्यादा होती है और कहाँ पर इरिगेशन कम होती है। रेड कलर से बात करें तो ये 5 से लेकर 10% की रेंज में आती है। ठीक है, इसके बाद फिर अगर हम पर्पल कलर से बात करते हैं तो ये जो सिंचाई है यहाँ पे बढ़ के हो जाती है ये आपकी 10 से लेके 15%। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये रहता है। ब्लू कलर से जो आपको जिले दिखाई दे रहे हैं ये है आपकी 15 से लेके 20%। इसके अलावा जो ग्रीन कलर से आपको लाइट ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है ये है आपका 20 से लेके 30%। ठीक है, और 30% से ज़्यादा में पूरा आपको दिखाई दे रहा है जो आपका ग्रीन कलर से है। ठीक है, ये ग्रेटर देन 30%। थोड़ा बहुत जैसे आपको बढ़ गया होगा, लेकिन बेसिक आइडिया आपको इससे लग जाएगा कि मध्य प्रदेश में जो सिंचाई है वो कहाँ किस प्रकार से होती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ कि जो सिंचाई है आपकी वो तालाब से, नलकूपों से या नहरों से, ठीक है, या किसी भी प्रकार से हो रही है। जनरल बात कर रहे हैं यहाँ पे, पर्टिकुलर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे नहरों से होती है, यहाँ पे तालाबों से होती है। ये कुल सिंचाई क्षमता की यहाँ पर हमने बात करी है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रश्न अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है वो सर्वाधिक सिंचित जिला है। इसके साथ साथ एक और चीज जान लो, मध्य प्रदेश में जो गेहूं की फसल है ये सर्वाधिक सिंचित फसल है इस आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार। चलिए एक और जनरल बात मैं आपको बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में अगर हम बात करते हैं सिंचाई परियोजनाओं की, तो मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से 3 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं जो हैं वो होती हैं। इनमें से एक बृहद सिंचाई परियोजनाएं होती हैं, एक मध्यम सिंचाई परियोजनाएं होती हैं और इसके अलावा लघु सिंचाई परियोजनाएं होती हैं। आपने ये सब पढ़ा होगा लेकिन आपको ज़्यादा इनके बारे में पता नहीं होगा। अगर आप MPG के पहली बार पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इनके बारे में पता नहीं होगा कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए बृहद नदी परियोजनाएं जैसे चंबल नदी घाटी परियोजना, ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूँ चंबल नदी घाटी परियोजना तो ये बृहद परियोजना हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कम से कम 10,000 जो हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र है वो उससे सिंचित होता है, मतलब कृषि योग्य क्षेत्र जो है वो इतना कम से कम होता है, वहां पर बृहद सिंचाई परियोजनाएं जो हैं वो बनाई जाती है। ऐसी जगह बृहद सिंचाई परियोजना नहीं बनाई जाती है जहां पर क्षेत्रफल कृषि का कम होता है, क्योंकि उससे हमारा जो रेवेन्यू है स्टेट का, वो स्टेट का रेवेन्यू क्या होगा, कम होगा डेफिनेटली। अगर वहां पर कृषि योग्य भूमि ही नहीं होगी तो वहां पर ये नदी घाटी परियोजना, बड़ी नदी घाटी परियोजना बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें प्रमुख रूप से नदी घाटी जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं जिनको हम कहते हैं और नहर, ये चीजें आपकी यहाँ पर बनाई जाती है। मध्यम सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो इसमें देखिए 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है वहां पर मध्यम सिंचाई घाटी परियोजनाएं बनाई जाती है। कृषि योग्य भूमि कम से कम इतनी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें छोटी छोटी नहरें एक्चुअल में यहाँ पर बनाई जाती है, छोटी नहरें इसमें बनाई जाती है। यहाँ पर नहरें जो बड़ी होती हैं और बड़े बड़े डैम होते हैं। लघु की बात अगर हम करते हैं तो लघु सिंचाई परियोजनाओं में जो कृषि योग्य भूमि की रेंज होती है वो करीब 2000 की समथिंग होती है। इसमें
कुओं के थ्रू, नलकूपों के थ्रू, तालाबों के थ्रू या जो ड्रिप सिंचाई होती है उनके माध्यम से सिंचाई करी जाती है। ये एक जनरल बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक और चीज मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के अगर सिंचित क्षेत्रों की हम बात करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये, मध्य प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों की अगर बात करते हैं, वैसे तो क्या रहता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटा दिया रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये वर्णवाल की जो बुक है उसमें से ये पूरा आपको बता रहा हूँ, वर्णवाल की किताब, ठीक है, कॉस्मोस पब्लिकेशन की ये आती है, उसका ये पूरा डेटा है। सिंचित क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 4 तरीके से 4 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। इसमें से एक आता है उच्च सिंचित क्षेत्र, एक आता है आपका मध्यम सिंचित क्षेत्र, एक आता है आपका अल्प सिंचित क्षेत्र और एक आता है आपका न्यूनतम सिंचित क्षेत्र। तो उच्च मतलब जहां पे सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो ये चंबल का जो एरिया है, यानी कि मध्य भारत का पठार जो है, वहां सबसे ज्यादा सिंचाई जो है वो मध्य प्रदेश में होती है। चंबल घाटी प्रदेश का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है। इसमें सर्वाधिक नहरें भी हैं, मतलब ज्यादातर जो सिंचाई है वो नहरों से ही होती है। इसमें से प्रमुख रूप से आपका जैसे ग्वालियर है, मैंने अभी आपको बताया सर्वाधिक सिंचित जिला ग्वालियर है, ठीक है। इसके अलावा जो मुरैना जिला है ये सर्वाधिक सिंचित जिले में आपके आते हैं। ऐसे ही आपका दतिया हो जाएगा जो आपका शुद्ध सिंचित क्षेत्र जहां पर सर्वाधिक पाया जाता है। मध्यम की अगर हम बात करते हैं तो भिंड जो है आपका वो मध्यम में आता है। बालाघाट जो है आपका वो मध्यम मतलब मध्यम क्षेत्र में आता है। अल्प सिंचित क्षेत्र की बात करते हैं, अगर आपको पता, होशंगाबाद, आपको लगता होगा यहाँ पे नर्मदा नदी है तो यहाँ पे सिंचाई ज्यादा होती होगी, तो ऐसा नहीं है। अल्प सिंचित क्षेत्र में आपका ये आएगा, होशंगाबाद हो जाएगा, आपका इंदौर हो जाएगा, इंदौर में भी रिवर्स है, आपकी उज्जैन हो जाएगा, उज्जैन में भी क्षिप्रा नदी है, ठीक है। लेकिन ये अल्प सिंचित क्षेत्र में आपके आते हैं। न्यूनतम सिंचित क्षेत्र की बात करते हैं तो ये है आपका डिंडोरी। अभी हाल ही में अगर हम बात करते हैं तो डिंडोरी में एक 2018-19 की मैं बता रहा हूँ, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा 2018-19 में यहाँ पर एक बिलगांव सिंचाई परियोजना भी बनाई गई है। कौन सी? बिलगांव सिंचाई परियोजना, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये प्रमुख जो आपका सिंचाई का बन जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नहरों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में की जाती है? तो देखिए प्रश्न हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में नहरों के माध्यम से जो सबसे ज्यादा सिंचाई है वो चंबल घाटी क्षेत्र में प्रमुख रूप से करी जाती है। हालांकि बुंदेलखंड क्षेत्र में भी देखिए ज्यादा नदियां नहीं है, ठीक है। प्रमुख रूप से एक बेतवा नदी है यहाँ से निकलती, बाकी कुछ छोटी छोटी नदियां यहाँ पर हैं। तो नहरों से सिंचाई आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र में भी करी जाती है, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक की यहाँ पे बात करी जा रही है तो चंबल घाटी क्षेत्र जो है वहां पर सर्वाधिक सिंचाई करी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की प्रथम नहर किस नदी पर बनाई गई थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की जो पहली नहर है वो आपकी जो वैनगंगा नदी है उसके ऊपर बनाई गई थी, और इस नदी का जो नाम है वो भी वैनगंगा नहर ही है, ठीक है। इस नहर का नाम है वैनगंगा नहर, और 1923 में वैनगंगा नदी में ये बनाई गई थी। वैनगंगा नदी जो है आपकी सिवनी जिले से इसका उद्गम होता है और ये बालाघाट होती हुई महाराष्ट्र में चली जाती है, ठीक है, ध्यान रखें। सिवनी और बालाघाट से आपकी ये नदी फ्लो होती है, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे, मध्य प्रदेश की पहली नहर है, इसके साथ साथ इसकी कुल जो लंबाई है वो 45 किलोमीटर है, और इसमें मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है और साथ ही मध्य प्रदेश का जो भंडारा जिला है, ठीक है, इन दो जो मतलब जिले हैं, एक मध्य प्रदेश का है और एक यहाँ का है, कुल मिला के करीब, दोनों के कुल मिला के करीब 4000 हेक्टेयर क्षेत्र का जो सिंचाई है वो इस नदी की सहायता से होती है। अगला प्रश्न है, हलाली नहर से संबंधित जिला है। देखिए हलाली नहर की अगर बात करें तो 1968 में ये नहर बनाई गई थी और करीब 761 किलोमीटर लंबी ये नदी है, और इससे संबंधित जो जिला है, ठीक है, ये आपका मतलब जो विदिशा जिले के अंदर वेतवा घाटी विकास परियोजना है उसके अंतर्गत इसको बनाया गया था, ठीक है। और साथ साथ विदिशा और रायसेन दोनों ही जिलों को सिंचाई में इससे फायदा होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ए और बी दोनों, क्योंकि विदिशा में ये नहर बनाई गई थी और रायसेन में भी ये गई है, तो विदिशा और रायसेन दोनों ही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई याद रखें 761 किलोमीटर है और 1968 में ये नहर जो है वो बनाई गई थी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से होशंगाबाद जिले की तवा नहर से कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है? तो तवा नहर जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की है। तवा और जो देनवा नदी है, होशंगाबाद जिले में तवा और देनवा नदी जो है, ठीक है, इन देनवा नदी, इन दोनों नदियों के ऊपर
इसको बनाया गया था। तवा और देनवा नदियों के ऊपर उनका जो संगम है एक्चुअल में, उस पे जो तवा बांध बनाया गया है, वहां से ये नहर निकाली गई है। ये 197 किलोमीटर की 2 नहरें एक्चुअल में इससे निकली थी और इससे कुल मिला के 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल जो है सिंचाई करी जाती है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में हर वीडियो में जनरली मैं भूल जाता हूं। एक मध्य प्रदेश का जो मृदा वाला चैप्टर था, उसमें एक प्रश्न मैंने गलती से गलत बता दिया था, उसको आप सही कर लें। देखिए, काली मृदा का जो काला रंग है वो शायद मैंने वहां पे कार्बन के कारण बता दिया था। काली मृदा का जो काला रंग होता है वो आयरन के कारण होता है, लोहे के कारण काला रंग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें, इसको सही कर लें। मैंने शायद वहां पे कार्बन बता दिया है गलती से। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन को सही कर लीजिए। चलिए, प्रश्न है चंबल नहर से सिंचित जिले हैं। तो चंबल नहर से सिंचित जिलों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्वालियर, भिंड और श्योपुर जिला। दूसरा ऑप्शन है मुरैना, भिंड, दतिया जिला। तो दतिया जिले में ये नहर नहीं जाती है आपकी। ठीक है, इसके अलावा जो नहर है आपकी ग्वालियर में भी जाती है, भिंड में भी जाती है और आपकी श्योपुर में जाती है। तो पहला जो ऑप्शन है इसका यही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ऑप्शन एलिमिनेट अगर आप करेंगे इस तरीके क्वेश्चंस में तो बहुत ज्यादा सही रहेगा। जैसे यहाँ पे दतिया जिले कोई नहीं जाती है, यहाँ पे शिवपुरी जिले कोई नहीं जाती है, इसमें शिवपुरी और दतिया दोनों ही है। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट नहीं होंगे, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका करेक्ट हो जाता है। चंबल नहर की अगर हम बात करते हैं तो चंबल नहर मध्य प्रदेश में जो आपका श्योपुर है, ठीक है, वहां पर मतलब प्रवेश करती है, श्योपुर के अंदर प्रवेश करती है। और मध्य प्रदेश में इसकी 2 शाखाएं, एक अंबाह शाखा है और एक मुरैना शाखा है। ठीक है, अंबाह शाखा जो है वो 179 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और बाकी जो आपकी मुरैना शाखा है वो आपकी 56 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। इसकी एक और शाखा है जिसको मऊ शाखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मऊ शाखा जो है वो करीब 177 किलोमीटर है। तो ये 3 प्रमुख शाखाएं जो है वो इस नहर की होंगी। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किन शासकों के द्वारा सर्वप्रथम सिंचाई के लिए तालाबों का निर्माण किया गया था? देखिए, सिंचाई की अगर हम बात करते हैं, लॉजिक अगर हम लगाएं, जो आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर नदियां नहीं है, कम नदियां हैं। ठीक है, तो यहां पर सिंचाई की सबसे बड़ी समस्या रहती है फसलों के लिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखेंगे परमार वंश देखेंगे या गुप्त वंश देखेंगे या मौखरी वंश देखेंगे, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश का ये प्रश्न है तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा चंदेल वंश। ठीक है, खजुराहो का जो बुंदेलखंड में ही ये आता है आपका, खजुराहो, छतरपुर वगैरह का ये जो एरिया आता है, तो यहाँ पर सबसे पहले सिंचाई के लिए तालाबों का निर्माण जो है वो किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले से तालाब जोड़ो परियोजना प्रारंभ की गई? तालाब जोड़ो परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो तालाब जोड़ो परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से प्रारंभ की गई थी। ये प्रश्न जो है, कई प्रश्न ऐसे हैं इनमें जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्न को आप ये ना समझें कि मैं क्वेश्चंस कम डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन 100% यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिला है? तो देखिए, नहरों से अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो सिंचित जिला है वो है मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला। ठीक है, एक और चीज आपको बता दूं मैं, शुद्ध सिंचित जिला जो है, शुद्ध नहरों से शुद्ध सिंचित जिला वो कौन सा है? वो है आपका मंडला। ये 2 जिलों का नाम आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला तालाबों से सर्वाधिक सिंचित जिला है? तो तालाबों के माध्यम से सबसे ज्यादा सिंचित यानी कि सर्वाधिक सिंचित और शुद्ध सिंचित जो जिला है वो है मध्य प्रदेश का बालाघाट। ठीक है, ध्यान रखें, मध्य प्रदेश का बालाघाट सर्वाधिक सिंचित जिला है तालाबों के माध्यम से। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर हम देखिए मध्य प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो एक तो आपका नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है, तालाबों के माध्यम से सिंचाई होती है। ठीक है, और आपका आ जाते हैं हम तो कुएं और नलकूपों के माध्यम से मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है। ठीक है, इसके अलावा एक और जो है आपका जैसे पवन चक्की है, पवन चक्कियों के माध्यम से सिंचाई हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा एक अन्य स्रोत कहा जाता है, अन्य स्रोतों के अंतर्गत नदी, नाले या जो पोखर बने होते हैं उनके द्वारा सिंचाई होती है। तो नहरों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचित जिला जो है वो है आपका मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला। तालाबों के माध्यम से बालाघाट और जो आपका सिवनी जिला है ये मतलब टॉप पे आते हैं। कुएं और नलकूपों से अगर हम बात करते हैं तो कुएं से सर्वाधिक संचित जिला जो है वो है मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला। नलकूपों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचित जिला जो है वो है मध्य प्रदेश का इंदौर जिला।
ठीक है, ध्यान रखें। पवन चक्की की अगर हम बात करते हैं तो पवन चक्की से भी सर्वाधिक संचित जिला जो है वो है आपका इंदौर में। तो मतलब पवन चक्की के माध्यम से एनर्जी को जनरेट करके पानी लाया जाता है, ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, तो ये सारी चीजें जितनी भी मैंने आपको यहाँ पे बताई ये सारी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बलराम ताल योजना निम्नलिखित में से किस विभाग की योजना है? देखिए, बलराम ताल योजना जो है 2007-8 में आई थी, ठीक है, 2007-8 में लॉन्च करी गई थी और ये लॉन्च करी गई थी मध्य प्रदेश का जो किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग है उसके द्वारा, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो भूमिगत जल स्तर है, भूमिगत जल स्तर, इसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसको बढ़ाने के लिए क्या करना है? ये तो इसका उद्देश्य क्या है कि भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए, और इसके लिए गवर्नमेंट सहायता देती थी कुओं के, जिनके खेत हैं उन खेतों में छोटे छोटे तालाबों का निर्माण करने के लिए, इन तालाबों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट ने ये योजना प्रारंभ करी थी कि अगर जैसे किसी का खेत है और वहाँ पे इस प्रकार की कोई बंजर भूमि है जिस पर खेती नहीं होती, तो वहाँ पे तालाब, एक छोटा तालाब बनाया जा सकता है। उस तालाब में बारिश का जो पानी है वो स्टोर होगा, जिससे क्या होगा, नीचे का जो जल स्तर है, भूमि का जल स्तर है वो बढ़ेगा, ठीक है। यही इसका प्रमुख उद्देश्य था। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप ये मान लीजिए कि अगर कोई एग्जाम है, 8-10 दिन अगर एग्जाम चलता है तो प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो सिंचाई है या मध्य प्रदेश का जो कृषि है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन तो बनते हैं जनरली, एक्चुअल में क्या है, पूछे नहीं जाते हैं इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो। अगला प्रश्न है, जल संसाधन विभाग द्वारा मार्च 2020 तक कितने लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का, मतलब सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था? मार्च 2020 तक जो सिंचाई क्षमता है उसको विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था, वो थी 35.19 लाख हेक्टेयर, इतनी सिंचाई क्षमता। हालांकि बाद में इसको बढ़ा दिया गया, ये जो साल है वो कर दिया गया 2025, और ये जो लक्ष्य है ये बढ़ा के कर दिया गया 60 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है, मोगरा खेड़ा सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? मोगरा खेड़ा सिंचाई परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की है। ध्यान रखें, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की है। इससे पहले एक और मैं आपको बता चुका हूं, कान्याखेड़ी, ये भी सिंचाई परियोजना जो है आपकी वो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की ही है। मोगरा खेड़ा, इसके अलावा सनकोटा, और ये तीनों ही अभी रिसेंट में यानी कि 2018-19 में ये मतलब इनका काम जो है वो स्टार्ट हुआ है। अगला प्रश्न है, कान्याखेड़ी सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो कान्याखेड़ी सिंचाई परियोजना जो है ये भी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से ही संबंधित है, ठीक है। और ये भी 2018-19 में आपकी आई थी। यहाँ पे अगर एक और चीज हम आपको बता दें, 2018-19 में बैतूल में 4 जो परियोजनाएं हैं वो आई थी। वो 4 जो परियोजनाएं वो कौन कौन सी हैं? एक है निर्गुण सिंचाई परियोजना, ध्यान रखें, निर्गुण सिंचाई परियोजना बैतूल की है। इसके अलावा भोगरी सिंचाई परियोजना, ये भी आपकी बैतूल की है। एक है आपकी झिन्ना सिंचाई परियोजना, बैतूल की ही है। इसके अलावा गढ़ा सिंचाई परियोजना, ये 4 सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के लिए आई थी। विदिशा जिले की अगर हम बात करते हैं तो विदिशा जिले के लिए 2018-19 में कोई भी परियोजना नहीं थी। मंदसौर जिले के लिए भी कोई भी परियोजना, तो हाँ एक परियोजना थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा भी जा चुका है। शामगढ़ सुवासरा सिंचाई परियोजना, ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के लिए थी। एक आसन बैराज बनाया गया था मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में, ठीक है। तो ये आप इतनी चीजें जो हैं वो ध्यान रखें, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इस प्रकार के प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे भी जाते रहे हैं। अगला प्रश्न है, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? देखिए, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है वो 9 सितंबर 1974 को प्रारंभ किया गया था। कब करा गया था? 9 सितंबर 1974 को प्रारंभ किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, उद्देश्य था इसका मध्य प्रदेश में बेहतर भूमि और आपका जल प्रबंधन और बृहद एवं मध्यम स्तर की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनके अधीन जितने भी सिंचित क्षेत्र आते हैं उनमें अधिक से अधिक सिंचाई क्षमताओं को विकसित करना, उनका उपयोग करना और इनका उपयोग करके कृषि उत्पाद जो है, कृषि उत्पादकता जो है उसको बढ़ावा देना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, समझ गए होंगे आप। बेहतर भूमि
और जल का प्रबंधन करना है। बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो सिंचाई का क्षेत्र है उस सिंचाई क्षेत्र को और ज्यादा विकसित करना है। सिंचाई क्षेत्र विकसित करना मतलब सिंचाई क्षमता को बढ़ाना और इन सब चीजों का उपयोग करके कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, उत्पादकता में वृद्धि करना। ठीक है। और इस कमांड क्षेत्र विकास जो है आपका, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में 8 कमांड क्षेत्र हैं। ठीक है, 8 कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन क्षेत्र हैं। ठीक है, इनके अंतर्गत करीब 23 जो परियोजनाएं हैं वो अभी चल रही हैं। अगर हम बात करें, जैसे आप अभी रिसेंट की एक कोलार परियोजना का नाम आपने सुना होगा, एक मैंने आपको बिलगांव सिंचाई परियोजना बताई थी। बिलगांव सिंचाई परियोजना जो है आपकी वो कहाँ पर, डिंडोरी में है। ठीक है, तो ये गोरम नाला करके एक है, एक बाण सागर है, एक राजघाट है, रानी अवंतीबाई लोधी सागर है। ये सारी जो है वो कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। करीब ऐसी कुल मिला के करीब 23 जो परियोजनाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन का गठन किया गया था? यानी कि राजीव गांधी वाटरशेड, इंग्लिश में बोलेंगे इसको, राजीव गांधी वाटरशेड एरिया मैनेजमेंट, ठीक है, मिशन। ठीक है, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बनाएं तो याद रख लें, राजीव गांधी वाटरशेड एरिया मैनेजमेंट मिशन। ठीक है, और ये मिशन जो है ये कब स्टार्ट करा गया था? ये स्टार्ट करा गया था वर्ष 2008 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश के किस विभाग से है? देखिए, जनरली क्या है, लोग क्या सोचेंगे, एक ऑप्शन होगा जल संसाधन विभाग, तो जनरली लोग लगा देंगे कि भैया जल ग्रहण से संबंधित है तो जल संसाधन विभाग का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है आपका, फिर दूसरा ऑप्शन क्या लोग सोच लेंगे, कृषि विभाग का भी ऑप्शन वहां पर होगा, तो वो कहेंगे जल ग्रहण है तो कृषि के लिए होगा, तो आधे लोग ये सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। मध्य प्रदेश का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ये योजना है, ध्यान रखें। ठीक है, और इस मिशन का गठन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत किया गया। इसी के अधीनस्थ एक संस्था आपकी है। तो ये पूरे कुल मिला के क्वेश्चन थे, करीब 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। लाइक शेयर वीडियो पे बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, कमेंट तो बहुत ही कम आते हैं। ठीक है, मुश्किल से 20-30 कमेंट्स आते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूँ तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।